हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में जो बाकी के एमसीक्यू बचे हुए हैं वो हम ख़त्म करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने 149 तक एमसीक्यू देख लिए थे। सो नेक्स्ट 150 सरफेस टेंशन ऑफ लायोफिलिक सोल इज़। अब स्टूडेंट्स ये हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, याद रखना। दो टाइप के सोल होते हैं, लायोफिलिक, लायोफोबिक। लायोफिलिक सोल के केस में सरफेस टेंशन जो होता है वो प्योर सॉल्वेंट मतलब कि जो डिस्पर्जन मीडियम है उससे कम हो जाता है, जबकि लायोफोबिक के केस में सरफेस टेंशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन विल बी लेस देन H2O, मतलब कि अगर हमारा डिस्पर्जन मीडियम वाटर है तो जो सरफेस टेंशन है उससे थोड़ा कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 151। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग जेल? दे आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सही है, जेल जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। दे आर कोलॉइडल सिस्टम। जेल एक टाइप का कोलॉइडल सिस्टम ही है जिसमें आपका डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है। ये एक टाइप का कोलॉइडल सिस्टम ही है, तो ये भी सही है। दे पोजेसेस इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड आर रिवर्सिबल इन नेचर। ये पॉइंट भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि सारे पॉइंट जो है वो सही है। सो आंसर विल बी डी। Next is question number 152. Which of the following colloidal soul can be prepared by chemical oxidation method? अब स्टूडेंट्स प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड में जो तीन मेथड हमने देखे थे उसमें पहला था केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में अलग अलग टाइप के रिएक्शन थे, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। तो उसमें जो रिडक्शन रिएक्शन का जो एग्जाम्पल था उसमें हमने गोल्ड का सोल बनाने का इक्वेशन देखा था और उसके ऊपर लास्ट वीडियो में हमने एक एमसीक्यू देख भी लिया है। जबकि यहाँ पे जो है वो है ऑक्सीडेशन मेथड, तो उसमें सल्फ़र आना चाहिए। सल्फ़र का जो सोल बना था तो वो इक्वेशन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा था। अगर आपको याद हो तो ऑक्सीडेशन वो जो स्टेप था जिसमें सल्फ़र का सोल बन रहा था उसको हमने ऑक्सीडेशन प्रोसेस देखा था। सो राइट आंसर इज बी। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 153। द सिस्टम ऑफ सेल्यूलोज डिस्पर्स्ड इन अल्कोहल इज इमल्जन। क्या ये इमल्जन है? नहीं, क्योंकि सेल्यूलोज जो है वो सॉलिड है और अल्कोहल लिक्विड है। पर इमल्जन में तो डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड होना चाहिए, तो ये इमल्जन नहीं है। माइसेल भी नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई टाइप का एसोसिएटेड कोलॉइड नहीं बन रहा है। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये कोलॉइड ही बनेगा, कोई स्पेशल टाइप यहाँ पे दिया नहीं है। सो आंसर इज सी, कोलॉइड। Next is question number 154. Which of the following has lowest coagulating value of AS2S3? अब स्टूडेंट यहाँ पे पूछा है लोएस्ट कोएगुलेटिंग वैल्यू, कोएगुलेटिंग पावर क्या है वो नहीं पूछा है, लोएस्ट कोएगुलेटिंग वैल्यू। तो उसका आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शंस में आप देखो तो AS2S3 जो है वो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है, तो उसको कोएगुलेट कौन करेगा? पॉजिटिव आयन उसको कोएगुलेट करेगा। लोएस्ट कोएगुलेटिंग वैल्यू मतलब उसका मिनिमम अमाउंट चाहिए, है ना। लोएस्ट कोएगुलेटिंग वैल्यू मतलब के हाईएस्ट कोएगुलेटिंग पावर। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन पहले ऑप्शन में NaCl में Na+ है, दूसरे ऑप्शन में K+ है, तीसरे ऑप्शन में Ba2+ है और लास्ट ऑप्शन में AlCl3 में Al3+ है। मतलब कि सबसे ज़्यादा कोएगुलेटिंग पावर या सबसे कम कोएगुलेटिंग वैल्यू जो है वो AlCl3 की होगी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 154। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? इसमें से कौन सी पेयर जो है वो करेक्ट है ये हमको फाइंड करना है। तो पहला ऑप्शन है इमल्जन कर्ड। अब ये जो कर्ड है ना ये इमल्जन नहीं है, ये जेल में आएगा, है ना। फिर फॉग जो है वो फोम के साथ दिया है, फोम नहीं है, वो एरोसोल में आएगा। एंड ऑप्शन सी इज एरोसोल स्मोक। ये सही है, ये जो मैच है ये सही है। स्मोक इज अ टाइप ऑफ एरोसोल। और केक में यहाँ पे दिया है सॉलिड सोल, ये गलत है क्योंकि केक में एयर जो है वो प्रेजेंट होता है, वो गैसीय स्टेट में होता है, जबकि सॉलिड सोल में डिस्पर्स फेस डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही सॉलिड होते हैं। तो केक इज़ नॉट सॉलिड सोल, वो गैस और सॉलिड का मिक्सचर है। सो 155 में राइट आंसर इज सी। देन नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 156। विच ऑफ द फॉलोइंग कोलॉइड कैन फॉर्म कैटायनिक माइसेल? अब स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि जो टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट है, तीन टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल या नॉन मॉलिक्यूलर।
कैटायनिक, एनायनिक एंड नॉन आयनिक डिटर्जेंट, ये हम चैप्टर 16 में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो ये चैप्टर के रिलेटेड नहीं है, इसको अभी के लिए हम स्किप कर देते हैं, बहुत ही सिंपल है, चैप्टर 16 में हम ये देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 157, विच ऑफ द फॉलोइंग इमल्जन विल बी फेवर्ड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एटम कंटेनिंग सोप एज एन इमल्सिफायर। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो सोडियम मेटल कंटेनिंग सोप होते हैं वो एक इमल्सिफायर है, पर किस टाइप के है, ये ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्सिफायर है। याद रखो, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है जो सोप सॉल्यूशन है या सोप है वो ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्जन का इमल्सिफायर है। तो यहाँ पे बस हमको ये देखना है, ये जो ऑप्शंस दिया है उसमें से ऑयल इन वाटर कौन सा है। बटर तो वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ है, वेनिशिंग क्रीम ये सही है, मिल्क ये भी सही है, कोल्ड क्रीम जो है वो भी वाटर इन ऑयल टाइप का होगा। हमको यहाँ पे फाइंड करना है ऑयल इन वाटर, तो क्यू एंड आर यहाँ पे आंसर आना चाहिए। तो आंसर विल बी सी में क्यू और आर है, सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 158, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल इज प्रिपेयर्ड बाय ब्रेडिग आर्क मेथड एंड रिडक्शन मेथड। मतलब कि ब्रेडिग्स आर्क मेथड और रिडक्शन मेथड दोनों तरह से ही ये सोल बनना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, गोल्ड। आप देखो, सल्फर, AS2S3, FeOH थ्राइस, ये तीनों ब्रेडिग्स आर्क मेथड से नहीं बनते हैं। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि ब्रेडिग्स आर्क मेथड से बनता है और वही ऑप्शन रिडक्शन से भी बनता है। तो राइट आंसर इज सी। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 159, ऑल कोलॉइडल डिस्पर्जन हैव डैश प्रेशर। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है। अगर आप ऑप्शंस देखो तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है। फिर मैंने आपको जब प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन डिस्कस किया था तब हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है उसकी वैल्यू ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कम होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर आना चाहिए बी, लो ऑस्मोटिक प्रेशर। नो ऑस्मोटिक प्रेशर तो नहीं आएगा बिकॉज दे शो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाई और वेरी हाई नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो होगा पर उसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी लो होगी। टेक्स्ट बुक में अलग से ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ऐसे नहीं दिया है, पर बताया है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो मैग्नीट्यूड है उसमें काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 160, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर FeOH थ्राइस सोल। फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के लिए इसमें से कौन सी चीज़ करेक्ट है। ऑप्शन है मैक्रोमोलिकुलर, ये मैक्रोमोलिकुलर तो नहीं है क्योंकि इसकी साइज़ जो है वो काफ़ी छोटी होती है। मल्टीमोलिकुलर, यस ये सही है, मल्टीमोलिकुलर, इट इज़ अ टाइप ऑफ मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड। माइसल नहीं होगा क्योंकि ये माइसल बनाता नहीं है और ये नेगेटिव चार्ज नहीं है। फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज सोल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161, Which of the following property of colloid does not depend on charge on colloidal particle? इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर इज ए, टिंडल इफेक्ट, क्योंकि उसमें चार्ज का कोई लेना देना नहीं है। कोएगुलेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस ये सब चार्ज पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 162, द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स having ions Na+, Al3+, and Ba2+ for arsenic sulfide soul increases in the order। तो यहाँ पे तो हार्डी-सूल्स रूल लगाना है, सिंपल सा है। जितनी वैलेंसी ज़्यादा होगी उतना उसका कोएगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा होगा Al3+ का, फिर Ba2+ का और फिर Na+ का। सो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो हो जाता है अपना बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, 162 में आएगा बी। So next question is 163. Given the correct order of coagulation values of given electrolyte for the coagulation of 1 liter of AS2S3 सोल। तीन ऑप्शंस दिए हैं, मतलब कि तीन इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हैं, FeCl3, Na2SO4 और BaCl2। अब स्टूडेंट सबसे पहले AS2S3 जो है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है ये नहीं दिया है। याद रखो सारे सल्फाइड के सोल जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब कि ये जो सोल है वो भी नेगेटिवली चार्ज होगा। तो उसको कोएगुलेट कौन करेगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन, ये पहली बात हो गई। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है आपको कोएगुलेटिंग वैल्यूज़। बहुत सारे क्वेश्चंस जो अभी तक हमने सॉल्व किए थे उसमें था कोएगुलेटिंग पावर। कोएगुलेटिंग पावर किसका हाई होगा, जिसकी वैलेंसी सबसे ज़्यादा होगी। पर जिसकी वैलेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसका कोएगुलेटिंग वैल्यू बहुत ही कम होगा। कोएगुलेटिंग वैल्यू का डेफिनेशन क्या है वो आप याद रखो। कोएगुलेटिंग वैल्यू जो है वो
हमको बताता है, मतलब वो रिप्रेजेंट करता है कितना अमाउंट चाहिए। तो जो इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ऑब्वियसली उसका अमाउंट हमको कम चाहिए। ये अमाउंट हम किस चीज़ में मेजर करते हैं? मिली मोल्स पर लीटर में। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कोलॉइड है, तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो है वो कोएगुलेट करेंगे। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन कौन कौन से है? Fe3+, Na+ और Ba2+। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन है? Fe3+। तो उसका कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या होगा? कम होगा ना। तो 1 जो है FeCl3, उसका कोएगुलेटिंग वैल्यू सबसे कम होगा, उसका कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। याद रखो, FeCl3 का कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है, पर उसका कोएगुलेटिंग वैल्यू कम होगा। उसके बाद आएगा BaCl2 और उसके बाद आएगा Na2SO4। उसका Na2SO4 का कोएगुलेटिंग पावर सबसे कम है, मतलब कि उसका अमाउंट हमको बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए उसका कोएगुलेटिंग वैल्यू भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है बी। स्टूडेंट्स ध्यान दो, यहाँ पे बुक में आंसर की में ऑप्शन डी दिया है। ऑप्शन डी तभी राइट होता है जब कोएगुलेटिंग वैल्यू की जगह कोएगुलेटिंग पावर वर्ड यूज़ किया होता तो बुक में आप ये आंसर की में करेक्ट कर लेना। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 164। अब ये एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे, व्हेन 10 ml ऑफ 1 into 10⁻⁴ molar calcium chloride solution is added to 90 ml antimony sulfide solution in about 2 hours. Solution becomes milky due to precipitation. Which is the effective coagulating ion in this reaction? What is its coagulating value? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एंटीमनी सल्फाइड का सोल लिया है। एंटीमनी सल्फाइड, अब एंटीमनी सल्फाइड मतलब कि वो नेगेटिवली चार्ज होगा। मैंने बताया है जितने भी सल्फाइड के सोल है वो सारे नेगेटिवली चार्ज सोल होंगे। तो मतलब यहाँ पे कोएगुलेट कौन करेगा? पॉजिटिव आयन करेगा। तो पॉजिटिव आयन कोएगुलेट करेगा, मतलब कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो निकल गया। तो कैल्शियम क्लोराइड में Ca2+ जो है वो कोएगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब उसका कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए हैं, 4 mmol मतलब मिलीमोल्स पर लीटर या 1 मिलीमोल्स पर लीटर। तो आपको कोएगुलेटिंग वैल्यू की डेफिनेशन जो है वो याद होनी चाहिए। क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड इन मिलीमोल्स पर लीटर फॉर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इन 2 आवर। तो यहाँ पे जो आपका कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो 90 ml है, और साथ में आप 10 ml इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो, मतलब टोटल वैल्यू हो जाएगा 100 ml। तो 100 ml में कितना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए वो आपको फाइंड करना है, वो आपको दिया हुआ है। पर कोएगुलेटिंग वैल्यू के लिए तो हमको 1 लीटर चाहिए, मतलब कि 10⁻³ ml ऐसा बोल सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई 100 ml के लिए 1 × 10⁻⁴ मोलर, तो 1000 ml के लिए कितना? तो यहाँ पे इसी में इसका जो सॉल्यूशन हिंट है उसमें दिया है, आप देख सकते हो, ये कोएगुलेटिंग वैल्यू ऑफ Ca2+। तो 90 + 10 मतलब कि 100 ml है ना। 100 ml के लिए 10⁻⁴ मोलर, तो 1000 ml, जिसको यहाँ पे 10⁻³ से रिप्रेजेंट किया है, 10⁻³ से रिप्रेजेंट किया है, ये रहा। उसके लिए कितना? तो 1000 × 10⁻⁴ डिवाइड बाई 100। तो ये हमको जो मिला वो मोल पर लीटर में मिला, 10⁻⁻3। पर हमको किस में चाहिए? कोएगुलेटिंग वैल्यू किस टर्म में मेजर होता है? मिलीमोल्स, है ना। तो 1 मोल इज इक्वल टू 1000 मिलीमोल्स। तो 10⁻³ मोल कितना हो जाएगा? 1 मिलीमोल पर लीटर। तो राइट आंसर जो है वो 1 मिलीमोल पर लीटर, दैट इज ऑप्शन सी। अगर आप क्वेश्चन देखोगे, सॉरी ऑप्शन डी आएगा उसमें। अगर हम क्वेश्चन देखें 1, तो ये रहा ऑप्शन डी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। अगर 100 ml के लिए 1 × 10⁻⁴ मोलर, तो 1000 ml के लिए कितना? हमको आंसर मिलेगा मोल्स पर लीटर में, उसको मिलीमोल में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 1000 कर लोगे, आंसर आ जाएगा 1 मिलीमोल्स पर लीटर। टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दिया है, न्यूमेरिकल नहीं दिया था, पर अगर हम डेफिनेशन को ही न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करें तो ये सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165। बिकॉज ऑफ व्हाट the color of sea water appears blue? Reflection of blue sky, absorption of blue colored light, scattering of light by impurity, या scattering of blue colored light by molecules of water? Right answer is scattering of blue colored light by molecules of water. The next is 166. Which of the following solution will be more required for effective coagulation of positively charged colloid?
कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, जिसका कोएगुलेटिंग पावर कम होगा, क्योंकि कोएगुलेटिंग पावर कम है तो उसका अमाउंट हमको ज़्यादा चाहिए। तो पॉजिटिवली चार्ज अगर कोलॉइड होता है तो उसको कोएगुलेट कौन करेगा, नेगेटिव आयन। तो उसमें किसका अमाउंट ज़्यादा चाहिए, जिसकी वैलेंसी कम हो। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में सोडियम फॉस्फेट जो दिया है PO4 3- होगा, दूसरे ऑप्शन में SO4 2- होगा, तीसरे ऑप्शन C KCl में Cl- होगा और K2CO3 में CO3 2- होगा। तो उस हिसाब से राइट आंसर होगा C KCl। KCl में हमको ज़्यादा अमाउंट चाहिए क्योंकि उसका कोएगुलेटिंग पावर कम है, कोएगुलेटिंग पावर कम है तो ज़्यादा चाहिए अमाउंट। The next is question number 167. Which of the following ion is most effective for coagulation of positively charged colloid? बहुत सिंपल है, पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड है तो नेगेटिव आयन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जिसकी वैलेंसी सबसे ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन डी। The next is question number 168. Fog is an example of, अब यहाँ पे फॉग जो है ये एक टाइप का एरोसोल है जिसमें डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम गैस है ना। तो आंसर विल बी ए। 168 में आंसर इज ए। 169, अब इमल्जन के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑयल इन वाटर इमल्जन? ऑयल इन वाटर इमल्जन कौन सा है? कोल्ड क्रीम जो है वो वाटर इन ऑयल है, वेनिशिंग क्रीम जो है वो ऑयल इन वाटर है, बटर वाटर इन ऑयल है और कोड लीवर ऑयल भी वाटर इन ऑयल है ना। सो ऑयल इन वाटर में होगा वेनिशिंग क्रीम, बी। 169 में आंसर होगा बी। देन 170, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एन इमल्सिफायर? अब जब हमने टेक्स्ट बुक में इमल्जन वाला टॉपिक देखा था उसमें ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल के अलग अलग इमल्जन्स हमने देखे थे। तो ऑप्शंस जहाँ यहाँ पे जो दिख रहे हैं उस हिसाब से डी, सोप जो है ये एक टाइप का इमल्सिफायर है। इमल्सिफायर बोलो या इमल्सिफाइंग एजेंट बोलो। क्वेश्चन नंबर 171, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेल? इसमें से कौन सा जेल नहीं है? अगेन वो जो टेबल है क्लासिफिकेशन का, सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमने देखा था उसमें जो टेबल है उसी में से देख के आपको पता चल जाएगा कि जो हेयर क्रीम जो है वो एक टाइप का इमल्जन है, वो जेल नहीं है ना। जबकि चीज़, बटर, जेली ये सब जेल है। स्टूडेंट्स ध्यान देना, बटर को हम जेल में भी कंसिडर कर सकते हैं और इमल्जन में भी कंसिडर कर सकते हैं। ये एक टाइप का वाटर इन ऑयल इमल्जन है। ओके, देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 172, व्हाट टाइप ऑफ कोलॉइड इज प्रिंटिंग इंक? प्रिंटिंग इंक किस टाइप का कोलॉइड है? स्टूडेंट्स ये है एक टाइप का सोल। कैसे? देखो, जो इंक होता है वो एक टाइप का सॉलिड पार्टिकल्स होता है और उसको हम कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं। तो आपका डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, उस टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम कहते हैं सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 173, मिल्क इज एन इमल्जन इन विच लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। ऑब्वियसली इमल्जन का डेफिनेशन ही वही है, कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर लिक्विड, दैट इज कॉल्ड इमल्जन। तो मिल्क एक टाइप का इमल्जन है तो उसमें लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। तो ऑप्शन ए, बाकी के ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 174, what happens when hydrophilic solution is added to emulsion? इमल्जन एक टाइप का लायोफोबिक कोलॉइड हम कंसिडर अगर यहाँ पे करें और हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन जब ऐड करेंगे तो वो उसको स्टेबिलाइज करेगा। कैसे स्टेबिलाइज करेगा? तो प्रोटेक्टिव नेचर ऑफ कोलॉइड में हमने ये चीज़ डिस्कस किया है। लेट अस रीड द ऑप्शन। पहला ऑप्शन है, अ प्रोटेक्टिव लेयर इज फॉर्म्ड अराउंड द डिस्पर्स फेज। ऑप्शन बी, अ प्रोटेक्टिव लेयर इज फॉर्म अराउंड द डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम के अराउंड कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बनता है। ऑप्शन सी, एरोसोल इज फॉर्म, दैट इज नॉट ट्रू। ट्रू सॉल्यूशन इज फॉर्म, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ऑप्शन ए सही आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 175, विच मेथड यूज्ड फॉर डी इमल्सिफिकेशन? डी इमल्सिफिकेशन मतलब इमल्जन को डिस्ट्रॉय करना। तो क्या सब्लिमेशन हम यूज़ कर सकते हैं? नहीं। डिस्टिलेशन भी नहीं, फिल्ट्रेशन भी नहीं, सेंट्रीफ्यूगेशन हम हीटिंग से कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके कर सकते हैं, फ्रीजिंग से कर सकते हैं, हीटिंग से कर सकते हैं। ये सारे मेथड टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं एंड वन ऑफ देम इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 176, व्हाट इज
द मेथड यूज फॉर डी इमल्सिफिकेशन। तो फ्रीजिंग है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, अभी मैंने आपको सारे मेथड्स बता दिए, तो यहाँ पे ये सारे दिए हुए हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन मतलब ये एक टाइप का इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ। देन क्वेश्चन नंबर 177, व्हाट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इन ऑयल टाइप इमल्जन। ये जो वाटर ऑब्लिक ऑयल है, ये वाटर इन ऑयल टाइप का सिंबल है, तो इसमें से क्या सही है? इट कैन बी इजीली डाइल्यूटेड बाई ऑयल। देखो, वाटर इन ऑयल में ऑयल हमारा डिस्पर्जन मीडियम है, और हमने देखा था कि इमल्जन में आप डिस्पर्जन मीडियम कितना भी ऐड करो उससे कोई फ़र्क नहीं होता है। तो फर्स्ट इज राइट स्टेटमेंट, ये जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है। इट कैन बी इजीली डाइल्यूटेड बाय वाटर, ये गलत है, क्योंकि वाटर इन ऑयल में है, वाटर जो है वो डिस्पर्स फेज है, आप डिस्पर्स फेज जितना भी ऐड करोगे वो अलग लेयर बनाएगा, मतलब कि ये गलत है। इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ वेरी हाई, इतनी भी हाई नहीं होती है, तो ये भी गलत है। इट कैन फॉर्म माइसेल एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, नहीं, इमल्जन जो है वो माइसेल कभी नहीं बनाता है, वो सिर्फ एसोसिएटेड कोलाइड बनाते हैं। यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट सही है, वो है नंबर 1, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। बाकी सारे स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 178, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमल्सिफायर। इमल्सिफायर मतलब इमल्सिंग एजेंट। अगर ये है, टेक्स्ट बुक में ये एग्जांपल नहीं दिया है पर याद रखना, अगर इज एन इमल्सिफाइंग एजेंट। गम, सोप, ये भी है। मिल्क खुद एक इमल्जन है, वो इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं है। सो यहाँ पे मिल्क इज नॉट एन इमल्जन, सॉरी, मतलब कि ये एक राइट आंसर है अपना। मिल्क इज नॉट एन इमल्सिफाइंग एजेंट, वो खुद एक इमल्जन है। 179, विच मेथड डिस्ट्रॉयज इमल्सिफायर। अब ये मेथड के बारे में टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, पर मैं आपको बता देता हूँ कि केमिकल जो है वो इमल्सिफायर को डिस्ट्रॉय कर देता है। केमिकल मेथड मतलब वो उसको रिएक्ट कर देगा, तो वो अपना जो नेचर है वो खो देगा, तो वो एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट काम नहीं कर पाएगा। देन 180, इमल्जन्स ऑफ एसफेल्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज़ प्रिपेयर्ड इन, ये भी मैंने डिस्कस किया है जब हमने इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड देखा था। इट इज़ डिस्पर्स्ड इन वाटर, वाटर में ये इमल्जन बनाते हैं, जो रोड बनाते हैं ना, तो वो वाटर में हम हमारा डिस्पर्जन मीडियम लेते हैं। 181, रिवर्सिबल माइसेल इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ नैनो मटीरियल्स। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट आई नो दिस, प्रिपरेशन ऑफ नैनो मटेरियल में हम रिवर्सिबल माइसेल का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं ये सब टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, इनफैक्ट ये टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आएगा फॉर श्योर, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। एंड देन लास्ट क्वेश्चन, स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच क्वार्टरल प्रेसिपिटेशन मेथड वर्क टू रिमूव कार्बन पार्टिकल फ्रॉम स्मोक। स्टूडेंट्स, मैंने जब ये टॉपिक आपको समझाया था इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड में, ये पहला ही पॉइंट था, तब मैंने बताया था कि ये एक टाइप का इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इसके पीछे जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस ही है। क्वार्टरल प्रेसिपिटेशन में हम एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो जो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल होंगे वो इलेक्ट्रोड्स पे अट्रैक्ट हो जाएंगे और कोएगुलेट कर जाएंगे, है ना। तो ये एक टाइप का इलेक्ट्रोफोरेसिस ही है। ये चीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन वाले जो वीडियो थे उसमें मैंने ये चीज़ डिस्कस कर ली थी। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, यहीं तक के MCQs थे बुक में। आई होप आपको सारे क्लियर होंगे। एग्ज़ाम में ऐसे ही MCQs पूछे जा सकते हैं, बस एग्जाम्पल बदल सकते हैं। तो अगर आपने सारे एग्जाम्पल समझ लिए हैं तो ये चैप्टर में एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसके बाद के वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।